बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फॉरेन रिजर्व्स के क्राइसिस चल रहे हैं और ये जो क्राइसिस हैं ये यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद मज़ीद बढ़ गए हैं। बांग्लादेश भी उन मुल्कों में से एक है जहां पर शदीद किस्म के फॉरेन रिजर्व्स के क्राइसिस पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान तो 16 अरब डॉलर से उनके जो रिजर्व्स गिरे हैं तो एक मौके पे तो 3 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए। और इस वक्त जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के क्राइसिस हैं ये कोई 4-4.25 अरब डॉलर तक पहुंचे हुए हैं और इसके लिए भी कहा जाता है कि इंपोर्ट पे गैर एलानिया बंदिश है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी एलसीज नहीं खुल सकती क्योंकि उनकी पेमेंट के लिए, एलसीज को पेमेंट करने के लिए डॉलर्स नहीं है। और अगर उनकी एलसीज खोल दी जाएं तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स मज़ीद डाउन हो सकते हैं। इंडिया की भी यही सूरत हाल है कि इंडिया के भी पहले के मुकाबले में इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स वो डाउन हुए पड़े हैं। लेकिन इंडिया को एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि उनका जो इंपोर्ट बिल है फ्यूल का वो रशिया से सस्ता ऑयल लेने की वजह से कम हुआ है। यानी इंडिया पे जितना असर पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा और उल्टा इंडिया ने ये भी किया कि 3-4 गुना ज़्यादा पेट्रोल मंगवा के उसको रिफ़ाइन करके अपने मुल्क के अंदर और यूरोप को बेचा है। इससे तकरीबन यूँ समझे कि उन्होंने फ्यूल मुफ्त में ही लिया हुआ है। यानी जो उनको पेमेंट करनी पड़ रही थी रशिया को, उसका एक बड़ा हिस्सा वो रिकवर भी कर रहे थे यूरोप को आगे फ्यूल सेल करने के बाद। तो इस वजह से थोड़ी सी इंडिया की बचत हुई पड़ी है, वरना इंडिया भी यकीनी तौर पर बड़ा लॉस उठाता इस सारे अरसे के दौरान। बांग्लादेश की जहां तक बात की जाए तो इनके फॉरेन रिजर्व्स अगर आप एक साल के अंदर देखें तो पिछले एक साल के अंदर ये हुआ है कि 42.2 बिलियन डॉलर्स बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स थे गुज़िश्ता साल मई के अंदर, 42.2 बिलियन डॉलर्स। और उसके जवाब में ये जो मई ख़त्म हुआ ना इस साल, इसमें बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स 42.2 बिलियन डॉलर से कम होकर 29.9 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। तो एक बहुत बड़ी डिक्लाइन है, लगभग ये कोई 12-12 अरब डॉलर्स की डिक्लाइन आई हुई है एक साल के अंदर अंदर। अब ये यकीनी तौर पर परेशानी की बात है बांग्लादेश के लिए और इसके चलते बांग्लादेश मुख्तलिफ तरीके भी एडॉप्ट कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स को प्रिजर्व करने के लिए, जिनमें से कुछ तो ये हैं कि युवान के अंदर, इंडियन रुपी के अंदर ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए वो बातचीत कर रहे हैं, इंडिया से भी कर रहे हैं और चाइना से भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है इस अरसे के दौरान कि पहली मर्तबा किसी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए बांग्लादेश ने टका का इस्तेमाल किया है, विच इज़ अ गुड डेवलपमेंट। टका जो है वो पहली बार किसी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज हुआ है और वो चाइना की कंपनी को बांग्लादेश ने दिया है। डेली स्टार खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश पेज फर्स्ट फॉरेन बिल इन टका। असल में एक एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, ढाका से अशूलिया तक एक एक्सप्रेस हाईवे बन रही है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1.2 बिलियन डॉलर्स है और ये एक चाइनीज़ कंपनी बना रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है ना, उन्होंने 85% इसके लिए लोन देना था। ये जो सारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 85% लोन है असल में। लेकिन लोन किस तरह का है ये देखिए ज़रा। बहुत सारे लोग डेब्ट ट्रैप्ट और इस तरह की बातें करते रहते हैं ना। देखें ये जो लोन है इसकी इंटरेस्ट है सिर्फ 2% और वो भी 20 साल में रिटर्न करना है और उस 20 साल के अलावा 5 साल का ग्रेस पीरियड अलग है। तो तकरीबन यूँ समझें कि ये ना होने के बराबर चार्जेस हैं। अगर आप देंगे 25 साल में आपने रिटर्न करना है विद इन वो भी 2% की चार्जेस पे, तो कोई बड़ा मेरे ख्याल से ये एक्सपेंसिव किस्म का लोन नहीं था। तो इसमें जो 15% है ना वो बांग्लादेश खुद पे करेगा, 85% इस प्रोजेक्ट का जो है वो लोन के ज़रिए फाइनेंस किया गया है। तो वो वाली कॉस्ट जो कि बांग्लादेश की साइड पे लगनी थी उसकी पेमेंट बांग्लादेश ने चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को टका में की हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर बांग्लादेश में मौजूद तमाम जो ठीके चल रहे हैं इस वक्त, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं तमाम, उनके अंदर यही फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए कि कम से कम वो काम जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड हो, यानी जहाँ पर बांग्लादेशी
लेबर्स हों या बांग्लादेशी मटेरियल यूज़ हो रहा हो, अगर उसको डॉलर्स की जगह फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को टका में पेमेंट कर दी जाए तो बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स पे प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। दूसरा फैक्टर जो कि अभी बांग्लादेश शायद एक्सप्लोर नहीं कर रहा, उनको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, वो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम पुराना मोड ऑफ पेमेंट है, पहले के शुरू के ज़माने से हज़ारों साल से लेकर ये चलता चला आ रहा है, लेकिन आज के दौर में इसकी जो अहमियत है ना मज़ीद बढ़ गई है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से फॉरेन रिजर्व के क्राइसिस जिन जिन मुल्कों के ऊपर आए हुए हैं उनको बार्टर सिस्टम पे सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पेमेंट जो है ना करेंसी की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती है। बार्टर सिस्टम ये होता है कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी, यानी मेरे मुल्क के अंदर फ़र्ज़ करें कि अगर गंदम ज़्यादा पैदा होती है, वीट, और मुझे चाहिए कॉटन, तो मैं वीट देकर उतनी ही क्वांटिटी की कॉटन बाहर से मंगवा लूँ, तो ये बार्टर सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बांग्लादेश के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि उनकी एनुअल डिमांड से भी ज़्यादा होती हैं और उसको बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा होता है। अगर बांग्लादेश उन प्रोडक्ट्स को बार्टर सिस्टम के अंदर यूज़ करे तो मेरे ख्याल से फॉरेन रिजर्व्स उनके जो हैं वो प्रिजर्व ही रहेंगे, उनको टच करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और मेरे ख्याल से फ्यूल जो बांग्लादेश मंगवा रहा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश का वो फ्यूल की इंपोर्ट है असल में, तो यहाँ पर अगर बांग्लादेश बार्टर सिस्टम की कोई डील करे कुछ मुल्कों के साथ, ख़ासतौर पर उन मुल्कों के साथ जो कि इनके सप्लायर हैं फ्यूल के और इन चीज़ों के, तो वहाँ पर भी बांग्लादेश बड़े हद तक अपने रिजर्व्स बचा सकता है। अच्छा, वैसे गुज़िश्ता साल तक भी बांग्लादेश की कुछ मुल्कों के साथ बार्टर ट्रेड के हवाले से बातचीत चल रही थी। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर थोड़ी सी स्लोनेस क्यों आ गई है, वो सुस्त क्यों हो गई ये टॉक्स, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुज़िश्ता साल भी रशिया के साथ भी बांग्लादेश बात कर रहा था कि बार्टर पे हमारे साथ ट्रेड करें, क्योंकि स्विफ्ट के बैन लगे हुए उनके ऊपर ना। स्विफ्ट सिस्टम पे पेमेंट्स जो हैं रशियंस ना रिसीव कर सकते हैं, ना वो किसी और मुल्क को पेमेंट कर सकते हैं, और ऊपर से डॉलर की भी उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो बांग्लादेश ने उनको सजेस्ट किया था कि आप बार्टर ट्रेड यूज़ करें हमारे साथ, लेकिन उसका क्या हुआ खुदा जाने, कुछ पता नहीं है। गुज़िश्ता साल मार्च में द बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा था कि बांग्लादेश एम्बेसी इन मॉस्को सजेस्ट्स बार्टर ट्रेड अमिड स्विफ्ट बैन, और वो जो सजेशंस बांग्लादेश ने दी थी रशियंस को, उसके अंदर ये था कि बांग्लादेश ने इनको मेडिसिन्स देनी थी, पोटैटोज देने थे, और जवाब में रशिया ने बांग्लादेश को फूड ग्रेन देना था, वीट जो होती है वो, और फर्टिलाइजर्स और ईडेबल ऑयल, ये सारी चीज़ें देनी थी बांग्लादेश को रशिया ने। बिजनेस स्टैंडर्ड ने ही रिपोर्ट किया था, इन अ रिपोर्ट टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑन 14 मार्च द एम्बेसी हैज सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट एक्सपोर्ट मेडिसिन्स एंड पोटैटोज टू रशिया इन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स such as wheat, fertilizers and edible oil through government to government bartering or currency swap by avoiding Russia's removal from SWIFT and international payment system। तो एक अच्छा सुझाव दिया गया था गुज़िश्ता साल भी। ये तो रशिया अकेला है ना, बहुत सारे मुल्कों के साथ ऐसा हो सकता है, तो आसियान के मुल्कों के साथ भी बार्टर पे बांग्लादेश बातचीत कर सकता है। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं बांग्लादेश के पास जो कि एक्सेस में होती हैं, तो वहाँ किसी किस्म की पेमेंट जो है ना करेंसी के अंदर या डॉलर युआन की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा ही इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है एक कमोडिटी की, उतनी ही वैल्यू की आप दूसरी कमोडिटी मंगवा लें अपने मुल्क के अंदर। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान ईरान ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं बाय द वे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बार्टर ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे और मुल्कों के अंदर भी बार्टर ट्रेड एग्जिस्ट करता है। तो बांग्लादेश को अल्टरनेट करेंसीज के अंदर डील करने के अलावा बार्टर ट्रेड पर भी गौर करना चाहिए, और वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी चाहिए अपने फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए।